नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमएचएन प्राइम का डिजिटल पेज लाइव। आपके साथ मैं हूं कुणाल कुलकर्णी। अक्सर इससे पहले जब भी हमने 1 मिलियन शब्द का जिक्र किया तो अक्सर ये बड़े पॉजिटिव नोट पर देखा जाता था। अक्सर लोग कहते थे कि ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, लेकिन आज यही 1 मिलियन चिंता का सबब बना हुआ है। वजह साफ है कि पूरी दुनिया भर में लगभग 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख लोग कोरोना की भेंट चढ़े हैं। दुनिया भर में किस तरह से कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपाया है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से आने वाले वक्त में इस कोरोना एपिडेमिक को लेकर हम आने वाले वक्त में एहतियाती कदम उठा सकते हैं और किस तरह से इसकी रोकथाम के लिए सरकार काम कर रही है और जो कोरोना वॉरियर्स है उनका सहयोग कर सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ नेशनल कोरोना एंटी टास्क फोर्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिद्धार्थ, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इस चीज का जिक्र किया कि 1 मिलियन लगभग 10 लाख लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और आंकड़ा जी, लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील, तीसरा नंबर भारत का आता है और आंकड़ा यहाँ पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरह से जो महामारी है हम लोगों के लिए एक चिंता बनी हुई है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं? जी। कुणाल जी, आज 29 सितंबर ट्यूसडे के दिन आज हम लोगों की जो कोरोना कोविड-19 टैली है वो एक 61 लाख मार्क को पार कर चुकी है, जिसमें अगर हम न्यू केसेस की बात करते हैं तो 70,589 न्यू केसेस डिटेक्ट हुए हैं। तो इस कंट्री हमारे इंडिया में 61,45,292 केसेस में 9 जी लाख 47,576 तो पेशेंट्स ऐसे जो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट कर चुके हैं, जिनका जी ट्रीटमेंट चल रहा है, और 51,01,398 पीपल वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। और पर जो ऑलरेडी एक एक मृत्यु का विषय भी बड़ा चिंता का विषय रहता है। पर जो 96,300 पीपल की जो डेथ हुई है सकम टू कोविड-19 इन्फेक्शन, पर इसके लिए इंडिया का जो हमारी रिकवरी रेट है वो 83.01% है, वो जो अभी भी एज कंपेयर टू यूएस, ब्राजील और अदर कंट्रीज के मुकाबले हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। फेटालिटी रेट 1.57% है। इंडिया का काउंट जो हमारा डिप जब देखते हैं तो एवरी मंडे वो देखा जाता है ड्यू टू द नंबर ऑफ सैंपल्स अगर हम जो टेस्ट करते हैं। पर एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, चिंता का विषय है और चिंता का विषय बना रहेगा। आज आईसीएमआर की जो सेकंड सीरो सर्वे है उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि कंसिडरेबल इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल वेरी मच वल्नरेबल टू कोविड-19 इन्फेक्शन। बिल्कुल। डॉक्टर एमसी मिश्रा, जिस तरह से बात हो रही है अनलॉक पार्ट 5 की, महज 2 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर से अनलॉक पार्ट 5 भी शुरू हो जाएगा, यानी कुछ और रियायतें भी लोगों को मिलेंगी। आपने क्या ये चीज नोटिस की है कि जैसे जैसे अनलॉक पार्ट 1, 2, 3, 4 शुरू हुआ, जो एहतियाती कदम थे, जो प्रिकॉशंस थे, लोगों ने उसमें काफी हद तक लापरवाही बरती है। इसकी वजह से जो आंकड़ा ना सिर्फ संक्रमितों का बल्कि मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। और ना सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो वनस्पत अनुपात है इन्फेक्टेड लोगों का और जो डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुणाल जी, ऐसा नहीं है। मॉर्टेलिटी, अगर ग्रॉस मॉर्टेलिटी आप देखें, क्रूड मॉर्टेलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगभग सेम चल रही है, विद लेस देन 2%। ओवरऑल भारत की देखें, विभिन्न राज्यों की मॉर्टेलिटी भिन्न भिन्न है। जैसे केरला की 0.6% है, छत्तीसगढ़ की काफी कम है, महाराष्ट्र की थोड़ी ज्यादा है, गुजरात की थोड़ी सी ज्यादा थी। एवरेज अगर आप लें तो 2 से 3% के बीच में है बाकी राज्यों की। और लेकिन ओवरऑल भारत की देखेंगे तो लेस देन 1.9 1.8% ऐसी मोर्टेलिटी देखने में आ रही है। अनलॉकिंग के साथ बिल्कुल ये संभावना थी, सभी लोगों को पता है, डॉक्टर सिद्धार्थ टास्क फोर्स के मेंबर हैं, उनको भी मालूम है कि ये बढ़ोतरी का आशंका थी। क्योंकि जितना अब जैसे आप एक चित्र आया था बॉम्बे की मेट्रो का, जी जी अब वहां पे आप देखिए किस तरह से लोग मेट्रो में चढ़ रहे हैं, कितनी भीड़ है। तो डिस्टेंसिंग भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है भारत की, उसमें डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना और अपने काम पे जाना, ये दोनों अपने में विरोधाभास है।
और मैंने खुद देखा है, लोग ट्रक में 70-70 लोग एक ट्रक के पीछे एक ट्रक में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस ट्रक में 70 लोग हैं और 2-3 लोगों को भी अगर कोविड है, तो लगभग सारे ट्रक में जितने लोग हैं उनको ये लग सकता है। इसी प्रकार से मेट्रो में जो लोग जा रहे हैं, चाहे मास्क भी पहना है लेकिन डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, तो उस और कई बार मास्क नीचे भी आ जाता है। जिस तरह से स्ट्रगल है वहां उसमें मेट्रो में जाने की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इसीलिए हम लोगों ने काफी, मैंने अपना पर्सनल उस पर कहा कि अभी स्कूल को नहीं खोलना चाहिए। स्कूल काफी राज्य सरकारें इस उसमें थी माइंडसेट में कि स्कूल्स को ओपन किया जाए, तो वुड बी इनवाइटिंग ट्रबल एक्चुअली, क्योंकि अभी बच्चे बचे हुए हैं इस कोविड से। अगर हम स्कूल खोलेंगे, और ये यूएसए में देखने को मिला, एक स्टेट में फ्लोरिडा में या किसी स्टेट में उन्होंने स्कूल्स खोले, 97,000 इन्फेक्शंस आ गए बच्चों में जो अब तक देख नहीं रहे थे हम। उसका नतीजा ये हुआ स्कूल फिर बंद करने पड़े। तो ये ठीक है, सरकारों का एक ये वो होता है कि भाई चलो जितना ज्यादा नॉर्मलसी आ जाए उतना अच्छा है। अभी आप देखिए जो भारतीय रेल की जो सर्विसेज है वो भी नॉर्मलाइज नहीं हुई है, उनको भी समय लगेगा और कह रहे हैं इस वर्ष में नहीं होगा, अगले वर्ष तक। पर तो अब तमाम चीजों लोगों की निगाहें हैं कि अनलॉक जो पोर्शन पार्ट 5 है उसकी शुरुआत हो रही है 1 अक्टूबर से, और उस पर सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो है फुल फ्लेज तरीके से ट्रेनों का परिचालन हो। इसके साथ ही सिनेमा हॉल्स की ओपनिंग की लोग भी बात कर रहे हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार को इस पर थोड़ी अभी और रोक लगानी चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में और ट्रेनों का परिचालन होगा। फेस्टिवल सीजन बहुत ज्यादा पास आ गया है। देखिए अब ये बड़ा मुश्किल है, सरकारों के लिए भी ये निर्णय करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता। लेकिन ये जरूर देखने में आएगा कि इन्फेक्शंस जरूर बढ़ेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जैसे शुरू होगी, क्योंकि बहुत सारा जो स्पेक्ट्रम है इस बीमारी का वो इतना वेरिएबल है कि एक तरफ हमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनको वायरस है और वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं और उनको कोई लक्षण नहीं है। दूसरी तरफ हमारे पास सीवियर पेशेंट है जो हमारे आईसीयूज में एडमिट है। तो इतना वाइड स्पेक्ट्रम है इसका। जो पॉजिटिव साइड है इसकी वो यही है कि ज्यादातर लोग अगर इन्फेक्शन को शुरू में पकड़ लें और ये मान लें कि अगर बुखार है, गले में थोड़ी सी भी दिक्कत है, और बुखार नहीं भी है, अगर गले में भी दिक्कत है या कभी लूज मोशन हो गया या स्मेल बंद हो गई, तो मान के चले ये कोविड है। कुछ और बीमारी को दूसरी उस पर रखें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे, और उसका इलाज शुरू कर दें। अगर शुरू में ही इलाज हो जाएगा, शुरू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लें, आइवरमेक्टिन ले लें, जिंक ले लें, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो भी एक प्रोटोकॉल्स हर स्टेट ने अपने अपने बनाए हुए हैं, और गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, जो भी कुछ करना है और करें, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक इस तरह के लोग और अपने को आइसोलेट कर लें घर में, जिनको भी ये लक्षण छोटे मोटे लक्षण भी आ रहे हैं, बुखार हल्का सा आ रहा है, 99 आ रहा है, 100 आ रहा है, घर में अपने को रखें, और जिससे कि दूसरों को ना दें और बाकी समाज में भी ना फैलाएं। तो ये लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम की यहाँ पर बात कर रहे थे, मैं इसी पर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त एंटी कोरोना टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं, बहुत बारीकी से कोरोना पेशेंट्स को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। हार्ड इम्यूनिटी के वर्ड को इस वक्त बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब अगर देखें, अगर हम रैंडम 100 लोगों को अगर हम चूज करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, तो 100 में से लगभग 60 या 50 लोग होंगे जो कोरोना पॉजिटिव होंगे, लेकिन उनके अंदर खुद की इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से आगे ये चेन पूरी बढ़ रही है? ये बेसिकली आपको तो पता है, हर एक इंडिविजुअल की, अगर हम साइंटिफिकली सर भी हैं साथ में, तो जरूर इस बात को अग्री करेंगे कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक इंडिविजुअल जो लेकर आता है, बॉर्न होता है, नेचुरली करता है और फिर एक्वायर भी करता है टाइम के साथ साथ। पर इसमें अब मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लग रही है, जो ट्रांसमिशन की जो बात हो रही है, देखिए इस समय लापरवाही इतनी बढ़ी जा रही है। मैं सारी चीजों को हर्ड इम्यूनिटी के बेस पर, इसके बेस पे अभी नहीं ज्यादा डालूंगा। लापरवाही बढ़ रही है, वायरल इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन होता है, जहाँ पे प्रिकॉशन ले लिया जा रहा है, जहाँ पे चीजों को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, वहां पे पेशेंट्स अपने ठीक हो रहे हैं। होम केयर गाइडलाइंस हैं, एम्स के जो अपने फॉर्मर डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं,
एम्स की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस को जो फॉलो कर रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। जो बहुत ही लापरवाह हो रहे हैं, मैंने ऐसे पेशेंट्स अभी बीच में भी देखे, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज होते भी, ना मास्क पहने, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग, कुछ भी ऐसा नहीं करूं मैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ रहे हैं। पर कुणाल जी, मैं चैनल के माध्यम से एक बात को जरूर बताना चाहूंगा, जो मंडे को जो भारत सरकार ने लॉन्च करा है वैक्सीन वेब पोर्टल और जो नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री है फॉर कोविड-19, जिससे हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ला सके, चाहे रिलेटेड टू ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन का, ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स हो या प्रोग्रेस हो, इन सब एरिया को लोकली या ग्लोबली, ये दोनों के दोनों पोर्टल्स डेवलप करे हैं अपने आईसीएमआर और कोलैबोरेशन में। जितने भी हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं और एम्स के जो हेल्थ केयर लीडिंग डायरेक्टर्स हैं, और अपने माननीय मंत्री साहब ने, हर्षवर्धन जी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको लॉन्च करा है। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि इतनी सब चीजों के बावजूद भी जब हम अनलॉक डाउन फेज 5 में, जहां सारी चीजें खुल चुकी हैं, जहां सारी चीजें इतनी हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी आरोग्य सेतु ऐप को नहीं, आप देख रहे होंगे, अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये एक अपने आप एक बहुत मिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। MH1 के चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि अपने इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस नजर आ रही है? डॉक्टर एमसी मिश्रा, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, आप ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे जब कोई वैक्सीन तैयार होती है तो किस तरह से उसका वितरण किया जाता है, क्या कुछ प्रायोरिटी होती है सरकार के लिए, क्या जो कोरोना से बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, बहुत डीप वे में, उनको पहले दिया जाएगा, या फिर इसके लिए प्रायोरिटी वो होंगे जो गरीब लोग होंगे, किस तरह से देंगे? क्योंकि अहम बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं, उन्होंने कहा था कि इस पूरी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 80,000 करोड़ की जरूरत होगी। क्या सरकार के पास इतना पैसा है, डॉक्टर मिश्रा? हाँ कुणाल जी, एक्चुअली वैक्सीन का अभी फेज 3 ट्रायल में जा रहे हैं। जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल में चली गई है, यूएस की कुछ वैक्सीन है वो फेज 3 में चल रही हैं, रशियन वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है, हमारी जो वैक्सीन है वो भी जाने वाली है बहुत जल्दी ही फेज 3 ट्रायल में, जो भारत बायोटेक, आईसीएमआर और एनआईवी के सहयोग से जो बन रही है। वैक्सीन का जब हम चर्चा करते हैं तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने भी 15 अगस्त को जो अपने उद्बोध में ये कहा था कि हमारी जो सप्लाई चेन है और हमारी इसके डिस्ट्रीब्यूशन चेन है थ्रू CHCs, PHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए, चाहे वो पोलियो का अभियान रहा हो, मैं 1973 में जुड़ा था स्मॉल पॉक्स मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, तब 75 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गई थी भारत से। तो इसमें एक चुनौती जरूर है, लेकिन प्रायोरिटाइज सरकार के मन में है, इस पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी। जैसे ही प्रधानमंत्री के शब्द थे कि जैसे ही वैज्ञानिक ये ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हाँ वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, तो इसके वितरण की व्यवस्था हो चुकी है, सब इंतजाम हुआ है। क्योंकि जितना भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो PHFI के थ्रू हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू हो, विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय के थ्रू हो, आशा वर्कर्स के थ्रू हो, और बहुत सारे वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे जब मैस वैक्सीनेशन का आएगा। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें प्रायोरिटाइज तो सरकार को करना है और किया होगा, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जितने भी हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, दूसरे सफाई कर्मचारी, अस्पताल में जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हॉस्पिटल के, सबसे पहले उनको दी जाएगी। फ्रंट लाइन वर्कर सिक्योरिटी फोर्सेस में जितने हैं फिर उनको दी जाएगी। उसके बाद आएगा नंबर एल्डरली पॉपुलेशन का जो घरों में है, और उसके बाद बाकी यंग लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। इसमें मुझे नहीं लगता कोई अमीर गरीब का फर्क होगा किसी भी तरह से। ये वैक्सीन भारत सरकार, मुझे मेरी अपनी पूरी जो ये है कि ये मंशा कि ये फ्री दी जाएगी पूरे हमारे भारत में लोगों को। भारत सरकार के पास साधन है। एंटी कोरोना टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं, आपसे ये चीज समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही संक्षेप में कि हर साल जो मृतकों का आंकड़ा होता था, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, पता चला कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो लोग सालाना मौत के गाल में समाते थे वो थे एड्स वायरस की वजह से।
लेकिन यहाँ पर कोरोना ने उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरोना सबसे आगे है और कहा जा रहा जी था कि जैसे हर साल चिंता के लिए हमेशा हमें एड्स पेशेंट देते थे, टीबी से जुड़े पेशेंट देते थे या हार्ट अटैक से जुड़े हुए पेशेंट देते थे। अब आने वाला भविष्य किस तरह से होगा, क्योंकि जी डब्ल्यूएचओ भी साफ कह चुका है कि ये जो वायरस है कोविड-19 की अब बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी इंसानों का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो किस तरह से हम इसको डील करें? बेसिक हमारी जो ज़रूरतें हैं, बेसिक हमारे जो जी स्टेप्स हैं, वो क्या होने चाहिए? जी। पहले मैं आपके पहले पार्ट पर आऊँगा। देखिए जो डेथ का जो आंकड़ा होता है, जैसे हम जो बताते हैं, अगर आप एवरेज मान के चलेंगे 5,400 पीपल दे डाई फ्रॉम द डिजीज एवरी 24 आवर्स बेसिकली। जी, दिस रिजल्ट्स टू अराउंड 226 पीपल। तो जो 226 लोग हैं वो सकम टू करंट डिजीज एवरी आवर, और एवरी पर्सन सकमिंग टू एवरी 16 सेकंड में। आप इस तरह इस चीज को समझ सकते हैं। अब जहां तक कोविड-19 की बात है, तो जो ग्लोबल टॉल गई है कोविड-19 की, आज इसने पार कर लिया है A1 मिलियन मार्क ऑन ट्यूसडे। द मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो रिपोर्ट करी गई है यूनाइटेड स्टेट्स फॉलोड विद ब्राजील एंड इंडिया। तो ये तीनों कंट्रीज की भी अकाउंट करी 45% ऑफ कोविड-19 डेथ ग्लोबली एज सच। अब हमें इससे ज्यादा ना बढ़े, चीजें संभलती रहें, चीजें बिल्कुल प्रिकॉशन में रहें। तो वो तो हम इसी तरह से ही बोलेंगे चैनल के माध्यम से, और हम सब एज अ डॉक्टर भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि वाकई में अपने जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है कोविड-19 के, लोग बहुत केयरलेस होते जा रहे हैं। पहले टेस्टिंग के ऊपर फोकस करें, तभी हम इस चीज को पता करा पाएंगे। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग है, ट्रेसिंग, आइसोलेशन एंड रिकवरी, ये जो हम इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए। और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, चैलेंज पेशेंट्स हैं, वो बिल्कुल केयरलेस न रखें, किसी भी तरह का ढिलाई न रखें, क्योंकि जब तक कोविड-19 की फिलहाल में जितने भी पेशेंट सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर दोज जो केयरलेसनेस करते हैं। चाहे हम बात जी कर लें, हाल फिलहाल में हम जो घटनाक्रम देख रहे हैं पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो प्रदर्शन हो रही है। मेट्रो को अगर हम देखते हैं तो वहां पर लोग मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन नहीं करते हैं। जी बसों में सफर कर रहे हैं तो वहां पर भी वो जो अनअवॉइडेबल चीजें हैं उसको जानबूझकर वो टच करते हैं और बाद में सैनिटाइजर लगा के सोचते हैं कि शायद जो अगर संक्रमण होगा या कोई तरह का वायरस होगा तो वो चला गया होगा। यहाँ पर ये लापरवाही भी बहुत बड़ी बात रखती है। लापरवाही बड़ी बात है। और जो इतनी अच्छी पहले हर चीज मेंटेन थी, लॉकडाउन फेज 1 और फेज 2 में जो देखी गई थी, अनलॉकडाउन फेज 5 में सब पूरा आते आते चीजें बिल्कुल ही ऐसी हो गई कि लोग कोविड-19 को एक बिल्कुल नॉर्मल वायरस की तरह समझ रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं जरूर ठीक है। MH1 चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सतर्क रहें, सचेत रहें। और वायरस पैंडेमिक अभी ऑनगोइंग है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी, पब्लिक गैदरिंग की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि अनलॉक पार्ट 4 में पब्लिक गैदरिंग में जो नंबर ऑफ पीपल थे उनको बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में अब बिहार में इलेक्शन है, कई स्टेट हैं जहां पर बाई इलेक्शंस भी होंगे, लोग अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। कितना अहम ये समय होगा, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब लोग वोट डालने जाते हैं तो वहां पर कई चीजों को वो नजरअंदाज बहुत इजीली कर देते हैं। तो जो वोटिंग टाइम होगा आने वाला वक्त का, और कोरोना एपिडेमिक की बात करें तो आई डोंट थिंक इट्स कि उसको हल्के में ले लिया जाए। डॉक्टर बिल्कुल मिश्रा। हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और आपने डेथ्स का पूछा, कुणाल, आप ऐसे समझो कि कोविड की डेथ्स रिकॉर्ड हो रही हैं और कम्युनिकेट हो रही हैं डेली बेसिस पे। ट्यूबरक्लोसिस की ना रिपोर्ट हो रही है उस तरीके से, ना आपको डिसेमिनेट हो रही है। HIV की ना रिपोर्ट हो रही है ना डिसेमिनेट हो रही है। कैंसर की ना रिपोर्ट हो रही है ना डिसेमिनेट हो रही है। एक्सीडेंट से जो मौतें हैं ना वो रिकॉर्ड हो रही है, बट वो डिसेमिनेट नहीं हो रही। तो आप अगर ये समझेंगे तो कोविड की जो मृत्यु दर है इन बीमारियों से ज्यादा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप समझिए ट्यूबरक्लोसिस से भी 1000 से ज्यादा लोग रोज डेथ्स होती हैं। अच्छा। अगर आप पूरा इंक्लूड करिए मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, तो कोविड चूंकि एक नई पेंडेमिक है इसलिए हम लोग इसकी इतनी चर्चा कर रहे हैं। अगर यही फ्लू की बात होती तो कोई चर्चा नहीं करता। कॉमन फ्लू से भी लोग मरते हैं। US की फिगर्स में 70,000 लोग साल के उनकी आने होती है, वाला लेकिन वक्त विंटर सीजन का है और कई जगहों पर बिल्कुल, ये भी ये सामने आई बिल्कुल, है कि सीजन में कोरोना की एक सेकंड फेज भी आएगा, एक दूसरी लहर भी आएगी और वो ज्यादा और घातक हो सकती है। इस नहीं पर आप कुणाल, अभी आप देखिए पहली फेज ही खत्म नहीं हुई, सेकंड की हम क्या बात करें। अभी तो पहली फेज ही चल रही है। सेकंड फेज की बात करना ही बेकार है, क्योंकि पहली फेज तो हमारी प्लेटो हो,
या फ्लैटनिंग हो, अभी कर्व तो ऊपर जा रहा है, कर्व के नीचे थोड़ी आ रहा है इसका। तो बिल्कुल जो अभी त्योहार आएंगे, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, नवरात्रे आएंगे, लोग मंदिरों में जाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन का आपने जैसे कहा, बिल्कुल इलेक्शन में, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ एहतियात अनाउंस किए हैं कि किस तरह से उन्होंने पोलिंग बूथ्स की संख्या बढ़ाई है, डिस्टेंसिंग का पूरा प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन लोग माने तब है। जैसे प्रोफेसर सिद्धार्थ कह रहे हैं कि लोग ये मान के चल रहे हैं कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये बात खाली गांव में नहीं है कि जो लोग टीवी नहीं देख रहे या आपकी एप्लीकेशन है, हम जो मर्जी पोर्टल बना दें, पोर्टल कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं उस पोर्टल को? बहुत मिनिस्क्यूल लोग उस पोर्टल को एक्सेस कर रहे हैं। आप आरोग्य सेतु की बात ले लें तो अर्बन एरियाज आप छोड़ दीजिए, गांव में कौन आरोग्य सेतु जानता है और किसके पास स्मार्टफोन है जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ले लेगा? तो हमें अपना ये परिवेश भी देखना होगा कि हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है, फोन है सबके पास मोबाइल, बट स्मार्टफोन है जरूरी नहीं है सबके पास होंगे। तो किया था वही आपसे कहूंगा कि अब कहा जा रहा है कि डेंगू मलेरिया का सीजन भी चल रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे विंटर भी आएगा। किस तरह से तैयार हम अपने आप को रखें आने वाले वक्त के लिए? मेरे से पूछ रहे हैं या डॉक्टर सिद्धार्थ? अच्छा, ओके। ये बेसिकली ट्रांजिशन है, चेंज ऑफ द वेदर है, तो इसमें डेंगू मलेरिया के साथ साथ जो और भी जो वायरसेस होते हैं, जैसे हर्पेंजाइना है, और साथ में हर्पीज वायरसेस के भी जो और भी जो इन्फेक्शन होते हैं, साथ में कॉमन कोल्ड, और जितने भी एक्टिव हो जाते हैं, तो बेस्ट तो यही मैं बोलूंगा कि इन सबसे बचने के लिए अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी को बढ़ाने की, वो होती है इम्यूनिटी, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करें। पहली बात, पानी और डेंगू मलेरिया और इस जितनी भी सारी चीजें हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, तो उन सब के लिए आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे पास हम सब पॉपुलेशन को वेल उसके एजुकेटेड रहे हैं कि जैसे पानी नहीं इकट्ठा होने देना है और अपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स को यूज करना है। पर मैं सबसे पहले इसी सीजन में जो चल रहा है वो है इम्यूनिटी। अननेसेसरी अनावश्यक चीजों को 5, अगर मैं ये हाथ की 5 उंगलियां करता हूं तो 1 इज द इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करिए। सबसे पहली बात, a good diet, a good nutritious diet and a protein diet is very, very much essential. Proper adequate rest and the sleep is very, very important for any of the component to the disease-free body. 4th, vyayam, exercise, use of the traditional healthcare practices like turmeric, और जो भी हमारी ancient, हमारे जो किचन में जितनी भी ancient household Indian practices का जो सेवन करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और 5वां मैं आपको जरूर बोलूंगा कि इस समय इस काल में घर से बाहर अति आवश्यक जितना ही जरूर तभी निकले, अदरवाइज ना निकले। यूज ऑफ फेस मास्क, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर, इन सबका बिल्कुल आराम से प्रॉपर्ली अपने आप को प्रोटेक्ट रखे, प्रिवेंट करें। आज के वक्त का जो मंत्र है वो आपने दे दिया है। अहम अंतिम सवाल डॉक्टर मिश्रा आपसे कि जिस तरह से एक बैलेंस डाइट होती है, उसी तरह एक बैलेंस लाइफस्टाइल का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने किया। आप क्या कुछ एक सजेशन देंगे तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाए? देखिए, मैं बता दूंगा जो मेरी दिनचर्या है। मैं सुबह उठता हूँ 4:30 बजे, मैं अपना वॉक करता हूँ पूरा 6 बजे तक। उसके बाद मैं आके घर में अपनी चाय वाय बना के, और उसमें जो हम शाकाहारी लोग हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे उस तरह की हम डाइट ले रहे हैं। साथ में हम लोग थोड़ा नींबू पानी में ले लिया, शिकंजी ले ली, उसके अलावा थोड़ा लहसुन का भी प्रयोग कर लिया, थोड़ा अदरक का कर लिया, जैसे जो भी हम लोगों को बताया जा रहा है। हमारे खाने में आमतौर से हल्दी वगैरह यूज होता ही है। तो उसके बाद फिर काम पे जब गए, तो मैं भी जाता हूँ काम पे, सुबह 8:30 निकलता हूँ, मास्क लगा रहता है, गाड़ी में बैठे हुए हैं तब भी मास्क लगा हुआ है, और जब काम पे पहुंचे तो कमरे में अपने जब तक अकेला हूँ मास्क हटा देता हूँ, जैसे कोई आया मास्क फिर लगा लिया। कोई भी मीटिंग होती है, डिस्टेंस होता है, फिर भी मास्क लगा के रखते हैं। तो ये जो एहतियात हैं डिस्टेंसिंग के, वो सबसे बड़ी वैक्सीनेशन आज की तारीख में फिजिकल डिस्टेंसिंग है और मास्क है। ये 2 चीजें जो पहले हम मार्च में नहीं मानते थे। मार्च में हम कहते थे जिसको है इन्फेक्शन वो मास्क लगा ले, लेकिन अब उसको भी लगाना है और जिसको नहीं है उसको भी लगाना है। घर में अगर किसी को शक भी हो जाए, थोड़े से भी सिम्टम हो जाए, डायरिया हो जाए, थोड़ा सा स्मेल चली जाए, मान लो कोविड है, टेस्ट कराते रहना, लेकिन प्रिकॉशन शुरू कर दो, अपने को आइसोलेट कर लो एक कमरे में। तो ये जो अगर एहतियात है लोग ले लेंगे, तो मैं समझता हूँ घर वालों को भी बचाएंगे, अपने को भी। और जैसे ही लक्षण शुरू हो,
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो मिल रही है फ्रीली, वो ले लें। आइवरमेक्टिन ले लें, जो यूपी गवर्नमेंट का एक प्रोटोकॉल है। बाकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी अर्ली स्टेज में काम करती है। डॉक्सीसाइक्लिन का भी प्रयोग हो रहा है। एजिथ्रोमाइसिन, तो किसी भी एक संपर्क कर लें किसी डॉक्टर से। आजकल होम केयर के लिए भी सारे हॉस्पिटल्स ने निकाला हुआ है, किसी से भी संपर्क कर लें, कंसल्टेशन कर लें, वीडियो कंसल्टेशन कर लें, ये सुविधा उपलब्ध है किसी भी हॉस्पिटल में। और किसी को जानते हैं डॉक्टर को, तो उनसे बात कर लें, तो रीएश्योरेंस हो जाती है। और मेरे संपर्क में जितने लोग भी आए होंगे, अभी भी चल रहे हैं कोई 10 लोग जो रोज मेरे को अपना वो पल्स ऑक्सीमीटर से वो ऑक्सीजन भेजते रहते हैं, तो मैं जस्ट उसको ऐसे कर देता हूँ, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है आपका, ऐसे चलने दो। तो वो पल्स ऑक्सीमीटर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो पल्स ऑक्सीमीटर भी घर पे रख सकते हैं। तैयारी मैं करिए ताकि खरीद लिया एक पल्स ऑक्सीमीटर। आपको इस पूरी बीमारी से और महामारी से बचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही बेहद खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और कोरोना जैसी महामारी पर अपने अनमोल विचार और अपनी जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिलहाल थैंक यू। हम उम्मीद कर सकते हैं कि Thank आने you. वाले वक्त में इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो डॉक्टर्स ने तमाम उपाय बताए हैं, एहतियात बताए हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं, उनको वो अपने जीवन में ढालेंगे और इस बीमारी से पार पा पाएंगे। इस लाइव डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।